Hello everyone, welcome to my channel Gyan Baba, and this is Arpita with you. And my subject is Introduction to Disability, and we were discussing Unit 1 from that. And our today's topic is Prevalence and Demographic Profile, Concept of Prevalence and Incidence. Okay, so सबसे पहले हम एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं सो दैट आप फिर डिटेल में उसको समझ सकें एंड यू कैन राइट इन लॉन्ग क्वेश्चंस. शॉर्ट टॉक कर ही लेंगे अच्छे से. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको टॉपिक समझ आए. पहले हम उसको थोड़ा अलग अलग वर्ड्स में समझेंगे एंड देन वी विल गो विद द होल टॉपिक. ओके, सो सबसे पहले हमारा वर्ड है प्रिविलेंस. अब प्रिविलेंस क्या होता है ना. सबसे पहले हम यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिविलेंस क्या होता है. अब मैं आपको प्रिविलेंस एक बार सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ. आई होप समझ आया आपको. देखिए, प्रिविलेंस होता है कि जो टोटल नंबर है, ठीक है, लोगों का जो एक टोटल है कि भाई इतने लोग हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या फिर डिजीज़ के लिए भी आप ये निकाल सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या एक डिजीज़ की बात होगी प्रिविलेंस में. ठीक है, जो आपकी जब भी आप सर्वे कर रहे हो या जब भी आप प्रिविलेंस निकाल रहे हो उस करंट टाइम की बात होगी. ठीक है, कि उस करंट टाइम पे इतने लोग, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के कितने हैं. ठीक है, किसके एस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होगी एक एरिया की जिसका आप निकालेंगे. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए कि जैसे अभी हमारा कोरोना चल रहा है. ठीक है, तो जैसे सर्वेज होते हैं हमारे कि भाई हमारी दिल्ली एनसीआर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो कुछ भी मान लेते हैं. जैसे कि मैं एक सिंपल मान लेती हूँ 1000 लोग हैं. ठीक है, तो उन 1000 लोगों में जो ये टोटल जो लोग हैं कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन इज 1000. ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कि कितने लोग डिसेबल हैं. डिसेबल निकालनी है. ठीक है, अब डिसेबल में से कितने लोग सीपी के हैं, एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी की बात करेंगे. ठीक है, सीपी हो गया, एमआर हो गया, एएसडी हो गया, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात होगी प्रिविलेंस में. ठीक है, तो अब हमने ये देखा जब हमने एक सर्वे किया कि 1000 जो लोग थे, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी थी, उसमें से जो एक डिसेबल बच्चे थे हमारे सीपी के, वो थे 10. ठीक है, तो 1000 में से 10 जो लोग थे, 10 जो लोग हुए हमारे, वो हुए सीपी के. ठीक है, तो ये जो 10 लोग निकले हैं, ठीक है, ये कैसे निकले हैं. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे प्रिविलेंस का. ठीक है, तो जो प्रिविलेंस होता है, अब आपको समझ आया होगा थोड़ा क्या होता है. अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ. जैसे कि अगर हम कोरोना की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक डिसेबिलिटी के उससे समझाया. एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि जैसे कि कोरोना है, कोरोना चल रहा है, तो आपने एक जगह का सर्वे किया कि दिल्ली एनसीआर में कितने लोग बीमार हैं. ठीक है, लेकिन कितने लोग कोरोना पेशेंट हैं. ठीक है, तो आप रेशो किस तरीके से निकालोगे, प्रिविलेंस के फॉर्मूले से निकालोगे, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रिविलेंस होगा. टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के हैं. ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही डिजीज़ की बात करी, लेकिन हम इसमें एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात करेंगे. ठीक है, वो सीपी हो, एमआर हो या कुछ भी हो. ठीक है, तो मैं अब आपको एक बार
इंसिडेंस बता देती हूँ इसी तरीके से, फिर हम इंग्लिश में बार रीड आउट करने के लिए। सो इंसिडेंस क्या होता है, अब हमारा प्रेवलेंस समझ आ गया। अब इंसिडेंस देखिए क्या होता है। इंसिडेंस होता है कि जितने लोग नए जो पेशेंट हुए हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसमें आप किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज की बात नहीं करोगे, एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की आप बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ बात कर रहे हो कि जितने भी लोग नए आए हैं किसी डिसेबिलिटी की नहीं, मतलब कि टोटल जो एक रेशो आया है डिसेबिलिटी का, ठीक है, डिसेबल लोगों का। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना का। तो कोरोना के जो पेशेंट हैं प्लस जो और बढ़े हैं, ठीक है भाई, जो पहले थे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए अब हम निकालते हैं 15 मई 2021 का, ठीक है, इस दिन सर्वे हुआ और हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे 20,000 लोग जो है वो नए पेशेंट हुए हैं कोरोना के। समझ आ गया। तो जो नया एक राइज आया है लोगों का, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इंसिडेंस निकाल लेते हैं, इंसिडेंस रेट निकाला जाता है हमारा, उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको रीड आउट करके बता दूंगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, समझ आ गया। अब हम एक बार इंग्लिश में रीड आउट कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। प्रेवलेंस, it is defined as the total number of individuals of a particular disability currently existing in the total population in a given time period, ठीक है। वही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के एक करंट टाइम पे, ठीक है, जब आप सर्वे करो उस टाइम पे किसके उस एक्सपेक्ट में देखना है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ केसेस अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, सॉरी नंबर ऑफ केसेस हैं आपके, वो आप ऊपर लिख देंगे। मतलब कि जैसे हमने 1000 एक रेशो लिखा था, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 1000 थी, जिसमें से सीपी के जो लोग थे वो कितने थे, 10%, 10 लोग थे, ठीक है। तो अब 1000 तो आ जाएगा हमारा नीचे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 1000, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 10 इंटू 100 कर देंगे तो आपका प्रेवलेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये होगी बात प्रेवलेंस की। बात है हम इंसिडेंस पे। इंसिडेंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस अराइजेस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज इंसिडेंस, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लोग नए पेशेंट बने हैं, नया एक अराइज जो भी हुआ है, उसको हम इंसिडेंस रेट बोलते हैं। इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखेंगे जो नंबर ऑफ न्यू केसेस आए हैं, जैसे कि 10 सीपी के, या फिर मान लेते हैं 20 लोग जो हैं वो एमआर के बढ़ गए हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एमआर के कितने लोग बढ़ गए हैं, 20 लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऊपर लिख दिया, नीचे लिख देंगे जो भी आपका टोटल एक रेशो था पहले, ठीक है, टाइम के उस टाइम पर, वो आप नीचे लिख देंगे तो आपका इंसिडेंस रेट निकल जाएगा। When we comes to the factors, ठीक है। अब हम, बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रेवलेंस इंसिडेंस तो समझ आ गया, लेकिन उनका मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि ये चीज़ें हमारी किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं, एज, जेंडर, सोशल लेवल एंड रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। तो इन ये 4 चीज़ों पर जो है फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस के जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एज। सम डिसेबिलिटीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन एज। कुछ जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो एज पर डिपेंड करती है। जैसे कि पोलियो जो होता है वो हमारा 5 साल के बच्चों तक हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया, अब तो वैक्सीनेशन होती है पोलियो की, लेकिन अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी ये चीज़, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद से नहीं होती है,
तो लेकिन अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए बच्चे की, तो बच्चा 5 साल तक का ही पोलियो घर से हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जो डिसेबिलिटी होती है वो हमारे एज पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, देन वी कम्स टू दी जेंडर। जेंडर किस तरीके से इफेक्ट करता है। अब देखिए, आप कुछ चीज़ें होती हैं हमारी जो, अब आपको पता है कि बियर्ड जो है वो लड़कों को आती है, मुस्टैच लड़कों को आती है, लेकिन लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियों में ज़्यादा होती है, लड़कों में कम होती है, या लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं जो कंपैरिजन अगर हम करें तो किसी में फीमेल्स ज़्यादा होती है, किसी में मेल्स ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही आपने सुना भी होगा कि रेट सिंड्रोम जो होता है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी बॉयज़। तो some disabilities are also affected by gender of the person. For example, hemophilia is often found among males as compared to the females. जैसे कि रेट सिंड्रोम फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ऐसे हेमोफीलिया जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स। ठीक है, देन दी सोशल लेवल। सोशल लेवल किस तरीके से डिसेबिलिटी कर सकता है, मतलब क्या क्या इसका एक रीज़न होता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि सोशल लेवल जो होता है, सोशल लेवल इज समथिंग कि बच्चा मतलब किसी जगह पे है जहाँ पे उसका एक एनवायरनमेंट इस तरीके का है। आपने जैसे देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग घर में बहुत चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। ठीक है, और कहीं कहीं पे बहुत गंदगी होती है, कहीं पे गार्बेज लाइक इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके का जो एक सोशल एनवायरनमेंट होता है बच्चे के आसपास, वो भी डिसेबिलिटी का एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ सोशल लेवल ऑफ अ प्लेस, as some disabilities arises as a result of garbage, malnutrition, more population density, है ना। तो ये सारे ही हो सकते हैं। गार्बेज अगर कहीं पे है, malnutrition यू कैन कंक्लूड कि भाई अगर बच्चे को या फिर माँ जो प्रेग्नेंट है उनको अच्छे से प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं बॉडी में ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ऐसे ही रिलीजियस फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस से ही आप समझ जाइए कि कुछ रिलीजन से रिलेटेड होगा ये। ठीक है, तो आप जैसे देखते हैं कि जो हमारे मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक तो ब्लड रिलेशंस में शादियाँ हो जाती हैं ना, कि भाई बुआ के लड़के के साथ शादी होगी, मामा के लड़के के साथ शादी होगी, मतलब इस तरीके से किसी के भी साथ भाई बहन या फिर ऐसे रिलेशंस में शादियाँ हो जाती हैं उनके यहाँ पे। तो ब्लड रिलेशंस में शादियाँ नहीं होनी चाहिए, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो रिलीजन है में ध्यान रखा जाता है कि मतलब ऐसे कहीं रिलेशन में शादी ना हो, दूर दूर तक भी ध्यान रखा जाता है बहुत। लेकिन मुस्लिम्स में ये चीज़ नहीं होती है, पहले से है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है। एंड एज वेल एज मुस्लिम में जल्दी शादियाँ की जाती हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि भाई जल्दी बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी जब मतलब पेरेंट की ही ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है ना। क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जब तक पेरेंट्स मतलब जो एक फीमेल है एक मेल है वो एक प्रॉपर ग्रोथ करते हैं सोशली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। तो अगर वो नहीं हुआ है, जल्दी शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। Sometimes disabilities also arises as a result of religious practices. For example, more disabilities are found among Muslims as compared to other religion due to early age marriages, marriages within the blood relations. ठीक है, etc. वो भी बहुत सारे reasons होते हैं. So this is the thing. Now it comes to some important points of prevalence and incidence. So सबसे पहला है हमारा कि WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं कुछ फुल फॉर्म्स बताऊंगी हर पॉइंट में, वो आप याद रखें क्योंकि ये कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, सो WHO इज
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उन्होंने 1997 में एक सर्वे किया जिसमें ये पाया गया कि 38 करोड़ जो लोग थे वो हमारे ब्लाइंड थे, ठीक है, एंड 10 जो करोड़ लोग थे वो लो विजन से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, एंड 1 करोड़ जो लोग थे वो विजुअल इम्पेयर्ड थे, ठीक है। तो ये हाल था इन 1997 जो एक सर्वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। देन जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा आता है PED। PED की फुल फॉर्म होती है हमारी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एक मेडिकल लाइन, एक स्ट्रीम है जो इस तरीके से सर्वे करती हैं, जिन्होंने ये देखा कि 14.6% जो लोग हैं वो विजुअल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे हैं। कब? तो ठीक है, तो PED ने ये सर्वे किया और उसमें ये पाया कि 14.6 जो लोग हैं, ठीक है, वो विजुअल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे थे। अब आती है द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू RCI। RCI की परफॉर्म होती है हमारे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने 1991 में सर्वे किया जिसमें ये पाया गया कि 32.42 करोड़ पॉपुलेशन जो थी हमारी वो हियरिंग इम्पेयर HI से सफ़र कर रही थी। RCI जो है हमारी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सब कुछ देखभाल करती है हमारी जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे जो स्पेशल नीडेड बच्चे हैं उन लोगों के लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है RCI के अंडर में, कि जो हमारे NGOs हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वो सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इट कंट्रोल्ड बाय द RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ देखी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज NSSO के अकॉर्डिंग क्या हुआ। NSSO का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये सर्वे किया 1991 में और पाया कि 24 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो हमारी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 300 करोड़ लोग जो थे वो मोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित थे एंड 3 करोड़ जो लोग थे, बच्चे थे जो जिनकी एज 14 साल से नीचे थी, ठीक है, वो मोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, ठीक है। तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये फुल फॉर्म्स जबकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये यू शुड नो। कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है, सो यू कैन राइट डाउन। ओके, सो दिस इज द थिंग, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा एंड प्लीज़ 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 शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी समझ नहीं आया, यू वांट कि भाई ये चीज़ दोबारा से समझाइए, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन से इन द कमेंट्स। एंड आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जो भी अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड भी DSSB हो, CTET हो या इस तरीके की जो भी हमारे स्पेशल फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड एज वेल एज अगर आपको नोट्स बनाने हैं सो यू कैन गो ऑन द ब्लॉग, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।